नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध जस का तस है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और भाजपा के बीच सर्द रिश्तों की बर्फ पिघल नहीं रही है। राज्यपाल ने अपनी तह दोनों पार्टियों को बुलाकर पूछा, एक तरह से साझा सरकार बनाने के लिए प्रेरित किया। भाजपा का स्टैंड है कि पहल पीडीपी को करनी है। उधर पीडीपी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती की भावनाओं को समझते हुए केंद्र की मोदी सरकार नए वायदे करे। न्यूनतम साझा कार्यक्रम ऐसा बने जिससे पीडीपी कश्मीर घाटी की मुस्लिम आबादी अलगाववादी जमात का दिल जीत सके। दलील है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ भाजपा की जो सहमति हुई थी वह अब अप्रासंगिक है। अब महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार नया एजेंडा बनाए। हिसाब से महबूबा मुफ्ती ने वोट आधार और पार्टी पर कब्जे का शातिर रोड मैप बनाया है। उनकी लीडरशिप चमक रही है। याद करें, मुफ्ती मोहम्मद के देहांत के बाद यह चर्चा थी कि पीडीपी के वरिष्ठ पुराने नेता महबूबा की लीडरशिप नहीं मानेंगे। महबूबा में प्रशासनिक समझ नहीं है, वे तमाम बातें अब बेमतलब है। उन्होंने पीडीपी पर मजबूत पकड़ बना ली है। उधर कश्मीर घाटी में यह धारणा बनी है कि वे पावर के पीछे नहीं भागती, वे सख्त नेता है। केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा को बेबस व लाचार बना दिया है। मतलब जम्मू कश्मीर में आज जो माहौल है उसमें महबूबा के लिए गंवाने को कुछ नहीं है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बीजेपी में महाज और यूनिट्स के रहनुमा बेचैन हैं। अमित शाह ने पहली बार सदर बनने के बाद नवंबर 2014 में ही पार्टी के सारे यूनिट तहलील कर दिए थे। उस वक्त बीजेपी में 44 यूनिट थे। इन यूनिटों से जुड़े रहनुमा तभी से इंतजार में हैं कि कब इन्हें अजसर नौ तश्कील दिया जाएगा। हालांकि माहिरीन जराये का कहना है कि अब इन्हें अजसर नौ तश्कील नहीं दिया जाएगा। अमित शाह ने तमाम यूनिट जैसे सरमायाकारी, मकामी ब्लॉक्स, सकाफत, सनतकारी, खेलकूद, साबिक फौजी, सेहत और बुजुर्ग शहरी वगैरह की यूनिट को तहलील कर दिया है। दरअसल नितिन गडकरी ने सदर बनने के बाद ढेर सारे यूनिट बनाए थे ताकि रहनुमाओं को उसमें एडजस्ट किया जाए, लेकिन शाह ने इसे काफी छोटा कर दिया है। अभी यूनिट्स की बजाय 9 कमेटियां हैं, जिनमें सफाई से लेकर नमामि गंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कमेटी शामिल है, और 18 महकमे हैं जिनमें IT, खारजी, मीडिया और मीडिया रिलेशन वगैरह महकमे हैं। जहां तक महाज में तब्दीली की बात है तो खातून महाज का नया सदर बनाया जाएगा, क्योंकि मौजूदा सदर विजया रहाटकर महाराष्ट्र में वुमेन कमीशन की सदर हो गई हैं। यूथ महाज में भी अनुराग ठाकुर की जगह नया सदर मुंतखब किए जाने के इम्कानात हैं। SC महाज, किसान महाज और OBC महाज तीनों के सदर उत्तर प्रदेश के हैं। वहाँ आइंदा साल इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए उससे पहले इनके बदले जाने के इम्कानात कम हैं। जम्मू कश्मीर में 7 जनवरी से बना सियासी बहरान जल्द ही खत्म हो सकता है। बीजेपी और पीडीपी दोनों के अराकीन असेंबली का दबाव रंग लाया है और दोनों पार्टियां बातचीत करके हुकूमत साजी के बारे में जल्द ही फैसला कर सकती है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव की हफ्ते को पीडीपी रहनुमा महबूबा मुफ्ती से मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि महबूबा उनके सामने अपने मुतालबात रखेंगी। माहिरीन जराये का कहना है कि अफस्पा को हटाने के अलावा और कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं है जो बीजेपी नहीं मानेगी। सूबे को मजीद फंड देने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और यकीन बढ़ाने वाले इक़दामात के लिए भी हुकूमत तैयार है। अफस्पा पर भी गौर किए जाने का वादा करके मामले को सुलझाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि राम माधव से बातचीत के बाद महबूबा मुफ्ती दिल्ली आएंगी। माहिरीन जराये का कहना है कि हुकूमत बनाने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जैसा काम हुआ था वैसे ही महबूबा मुफ्ती के साथ भी होगा। वो दिल्ली आकर बीजेपी सदर अमित शाह से मिलेंगी और उसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। इसी मुलाकात में या इसके फौरन बाद हुकूमत साजी का ऐलान होगा। राम माधव सारी जमीनी तैयारी करेंगे जैसे उन्होंने पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ किया था। सूबे में नए इंतखाबात के इम्कानात देखकर पीडीपी और बीजेपी के रुकने असेंबली की बेचैनी बढ़ी थी, जिसके बाद हुकूमत साजी का अमल तेज हुआ।
हिंदुस्तान हुकूमत की तकरीबन सभी वजारतें अपने अपने काम की रिपोर्ट बना रही हैं। बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ जरूरतों के लिए उनसे रिपोर्ट बनाने को कहा गया है। जराये के मुताबिक सूबों में होने वाले इंतखाबात को ध्यान में रखकर वजारतों की रिपोर्ट बन रही है। इस साल और आइंदा साल जिन सूबों में इंतखाबात होने वाले हैं, उनके लिए हुकूमत ने जो स्कीमें लॉन्च की है और जो पैसा दिया है और उन सूबों में मरकजी मंसूबों के तहत जो काम हुआ है, उनकी एक रिपोर्ट अलग बन रही है ताकि तशहीर में उनका इस्तेमाल किया जा सके। 3 महीने बाद हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, इसलिए माहिरीन जराये का कहना है कि उसे भी जहन में रखकर हुकूमत के कामकाज की रिपोर्ट बन रही है। और तीसरी जरूरत मीडिया में हो रही नेगेटिव तशहीर का जवाब देना है, जिसके लिए कामयाबियों की रिपोर्ट बन रही है। बताया जा रहा है कि मीडिया की नेगेटिव खबरों को लेकर वजीर आजम और बीजेपी सदर दोनों फिक्रमंद हैं। बताया जा रहा है कि पीएमओ नेगेटिव खबरों को मॉनिटर कर रहा है और उनके बारे में वजारतों और महकमों से रिपोर्ट ली जा रही है ताकि उनका जवाब दिया जा सके। इसी तरह पार्टी के तर्जुमानान को तालीम दिलाई जा रही है और वज़रा से कहा गया है कि वो तर्जुमानों को अपने कामकाज का ब्यौरा दें ताकि वो मीडिया और हिज़्ब इख्तिलाफ की तशहीर का जवाब दे सकें। इस कड़ी में मुसलसल पार्टी रहनुमा और तर्जुमान वज़रा से मुलाकात कर रहे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। मुंबई पर हुए दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम डेविड कॉलमैन हेडली ने कहा है कि गुजरात में पुलिस मुठभेड़ में मारी गई इशरत जहां लश्कर तैयबा की खुदकुश हमलावर थी। हेडली ने बताया कि लश्कर के दहशतगर्द ज़कीउर रहमान लखवी ने उसे बताया था कि लश्कर के ही एक दीगर दहशतगर्द मुजम्मिल बट का हिंदुस्तान में ऑपरेशन नाकाम हो गया था और उसमें एक खातून दहशतगर्द मारी गई थी। उस खातून दहशतगर्द का नाम बताने पर जोर दिए जाने के बाद हेडली ने इशरत जहां का नाम लिया। 2004 में इशरत जहां गुजरात पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारी गई थी। तब बताया गया था कि वो उस वक्त के गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी पर हमले के मंसूबे में शामिल थी। इस मुठभेड़ को लेकर कई सवाल उठे थे और कई लोगों ने इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया था, लेकिन हेडली के खुलासे के बाद इस मुबैना फर्जी एनकाउंटर की तफ्तीश में नया मोड़ आने के इम्कानात हैं। मुंबई हमले के मुलजिम दहशतगर्द डेविड कॉलमैन हेडली ने इशरत जहां के अलावा तीसरे दिन की गवाही में मजीद कई अहम खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा को मदद मिलती है। हेडली ने बताया कि ISI के मेजर इकबाल ने उसे दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए 25,000 अमेरिकी डॉलर दिए थे। मुंबई में दहशत फैलाने के लिए उसे लश्कर के साजिद मीर ने भी 40,000 रुपए दिए थे। हेडली ने बताया कि ISI और लश्कर में करीबी रिश्ते हैं और ISI की तरफ से टेरर फंडिंग की जाती है। उसने ये खुलासा भी किया कि मुंबई हमले से पहले तहव्वुर राणा भी हिंदुस्तान आया था और उसने हेडली को नसीहत दी थी कि सही वक्त पर उसे हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। उसने हेडली को पैसे भी दिए थे। सियाचिन में 6 रोज तक मौत से लड़कर जिंदा निकले जांबाज सिपाही हनुमंत थप्पा नहीं रहे। दिल्ली में आर्मी के रिसर्च अस्पताल में आज सुबह 11:15 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। इससे पहले आज सुबह अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया था कि उनकी हालत बिगड़ गई है और वो गहरे कोमा में जा चुके हैं। हनुमंत थप्पा के जिस्म के कई अज्जा काम नहीं कर रहे थे। उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया के उनसुर पाए गए थे और उनके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। पूरा मुल्क उनके सेहतियाब होने के लिए दुआएं कर रहा था और उनके इंतकाल से मुल्क भर में सोग की लहर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए अफसोस का इजहार किया और कहा कि हमें फक्र है कि आप जैसे शहीद ने हिंदुस्तान के लिए खिदमत अंजाम दी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी ने भी हनुमंत थप्पा के इंतकाल पर सोग का इजहार किया। कई सूबों के वज़राए आला और मरकजी वज़रा ने भी सोग का इजहार किया। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हनुमंत थप्पा को करोड़ों लोगों ने खिराज अकीदत पेश की और उनकी बहादुरी को याद किया। मगरबी बंगाल में कांग्रेस और CPM दोनों के रहनुमाओं ने एक बार फिर इंतखाबात से कबल इत्तेहाद का राग छेड़ा है। CPM पॉलिट ब्यूरो के मेंबर मोहम्मद सलीम ने कल कोलकाता में एक सेमिनार के दौरान कहा कि दोनों पार्टियों को गुज़िश्ता जिंदगी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें अवाम की उम्मीदों की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि CPM ने इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की मुखालफत की थी, लेकिन आज का दौर पुराने तनाज़ों के बारे में सोचने का नहीं है, बल्कि बंगाल की तरक्की के लिए साथ मिलकर काम करने का है। सूबाई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश मिश्रा ने सलीम की बात को सही करार देते हुए कहा कि पहले बायां महाज और कांग्रेस में तनाजे थे, लेकिन अभी साथ मिलकर आगे बढ़ने का वक्त है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस की बदउनवान हुकूमत के खिलाफ लड़ने का है। ज़ेरे गौर है कि बंगाल में दोनों जमातों के रहनुमा मिलकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन केरल की वजह से मफाहमत में परेशानियां आ रही है।
आम आदमी पार्टी के रहनुमा और गुलकार कुमार विश्वास के एक बार फिर बीजेपी में जाने की कयासाराइयां तेज हो गई है। उन्होंने कल रात बीजेपी के ढेर सारे रहनुमाओं की मौजूदगी में अपना 46वां योम पैदाइश मनाया। उनके योम पैदाइश के प्रोग्राम में मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ओम माथुर, विजय गोयल, रमेश पोखरियाल निशंक वगैरह रहनुमा मौजूद थे, तो कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल ने भी इसमें हिस्सा लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया इस प्रोग्राम में शामिल हुए, लेकिन वजीर आला अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं हुए। कुमार विश्वास का गुज़िश्ता यौम जमहूरिया उसी दिन मनाया गया था जिस दिन दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के नतीजे आए थे। उस दिन तमाम मसरूफियत के बीच केजरीवाल केक काटने के वक्त कुमार विश्वास के साथ मौजूद थे और ट्वीट करके मुबारकबाद भी दी थी, लेकिन कल उन्होंने 7 ट्वीट और रीट्वीट किए, लेकिन कुमार विश्वास को मुबारकबाद नहीं दी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालातों में भाजपा की दशा सर्वाधिक खराब है। भाजपा ने इधर की रही और न उधर की। यदि केंद्र सरकार ने महबूबा की शर्तों को माना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने समर्थक वोटों में लेने के देने पड़ेंगे। जाहिर है भाजपा और केंद्र सरकार के लिए नए सिरे से विधानसभा चुनाव की मजबूरी है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। जम्मू कश्मीर असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी की रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने गुज़िश्ता एक महीने में अपनी सियासत के कई रंग दिखाए हैं। अपने वालिद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद उन्होंने जो सियासत की है वो बेहद दिलचस्प है और ये मुल्क के मंझे हुए रहनुमाओं के लिए भी एक सबक की तरह है। उन्होंने अपने वालिद के इंतकाल के फौरन बाद वजारत आलिया के ओहदे पर हलफ न लेकर ये पैगाम दिया कि उन्हें इक़्तिदार का लालच नहीं है। ये पैगाम उनकी अपनी पार्टी के रहनुमाओं, हिमायती पार्टी बीजेपी और कश्मीर की आवाम के लिए था। उनके इस दांव का बड़ा असर हुआ है। पार्टी के अंदर होने वाली मुमकिना बगावत के खदशात खत्म हो गए हैं। उन्होंने अपने खानदान को साथ रखने का पैगाम देते हुए अपने एक भाई को पार्टी के इजलास में बुलाया और पार्टी रहनुमाओं से तारुफ कराया। उन्होंने इस बहाने ये भी दिखाया कि उनको फैमिली की पूरी हिमायत और ताउन हासिल है। वैसे भी पूरी फैमिली उनके साथ खड़ी है, क्योंकि सबको पता है कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद भी उन्हें ही अपनी विरासत सौंपना चाह रहे थे। दरअसल कांग्रेस से अलग होने के बाद से ही महबूबा मुफ्ती नई पार्टी बनाकर सियासत करने की हिमायत में थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कई मौकों पर कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने का आइडिया और इसे चलाने का सहरा महबूबा को जाता है, इसलिए वो इस पार्टी की मुमकिना रहनुमा भी हैं। तभी उन्हें पार्टी पर अपना काबू कायम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्हें वादी कश्मीर की आवाम में अपनी मकबूलियत कम होने का खदशा था। मुफ्ती मोहम्मद सईद के जनाजे में अंदाजे से काफी कम लोग जुटे, जिससे उनका यह खदशा मजबूत हुआ कि बीजेपी के साथ मुफाहमत करने की वजह से वादी के लोग नाराज हैं और उनसे कट रहे हैं। तभी उन्होंने बीजेपी को दबाने का पैगाम देने के लिए हुकूमत साजी में ताखीर कराई। आवाम को ये पैगाम दिया कि वो उनके जज्बात को समझती है। लोगों की नाराजगी कम करने के लिए ही उन्होंने बीजेपी के सामने नई शर्तें रखी। आफ्सपा हटाने का मुतालबा रखा तो सूबे के लिए ज्यादा फंड का भी मुतालबा किया। उनके इस नए तेवर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी बैकफुट पर है। शुरुआत में तो हुर्रियत समेत तमाम शिद्दत पसंद और अहलाइदगी पसंद ताकतों ने पीडीपी बीजेपी हुकूमत के तई नरमी दिखाई थी, लेकिन बाद में वो इसके खिलाफ हो गए थे। उनको सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि महबूबा मुफ्ती उनको पंगु बना सकती है और उनकी जगह ले सकती है। तभी उन्होंने महबूबा की मुखालफत करना शुरू किया है। वो नहीं चाहते हैं कि पीडीपी और बीजेपी की फिर से हुकूमत बने, लेकिन महबूबा मुफ्ती को पता है कि अभी भले ही वादी की अवाम में उनके तई मुस्बत पैगाम गया है कि वो बीजेपी के साथ अपनी शर्तों पर समझौता कर रही हैं, लेकिन अगर हुकूमत नहीं बनी और कुछ दिन तक सदर राज का निफाज रहा तो इसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी उठाने की कोशिश करेंगे। फिर भी बीजेपी भी अपना सख्त रुख दिखाएगी, जिसका फायदा उसको जम्मू इलाके में हो सकता है। तभी कहा जा रहा है कि अब पीडीपी और बीजेपी फिर से बातचीत करके नई हुकूमत बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे मामले में महबूबा ने अपनी क़यादत का दबदबा जरूर कायम किया है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालातों पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में सरकार तभी बन सकती है जब या तो महबूबा पीछे हटे या केंद्र की मोदी सरकार झुके और महबूबा की मंशा के अनुसार वायदे करे। यह सब मुश्किल है।
तब क्या राष्ट्रपति शासन बना रहेगा? पर कब तक? कुछ तोड़फोड़ से अलग तरह से सरकार गठन संभव है, मगर इसकी दिलचस्पी नेताओं में नहीं दिखलाई दे रही। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सर्राफ है। पुष्प जी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो गतिरोध बना है, उस गतिरोध का क्या कोई समाधान निकलता हुआ नजर आता है? देखिए, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जम्मू कश्मीर में राजनीति ऐसे ही रंग बदलती जैसे वहाँ का मौसम। खासकर घाटी के बारे में ये ज्यादा कहा जाता है। कभी बादल छाए, कभी हट जाते हैं, कभी स्नोफॉल है, कभी। तो ये वाकई एक बड़ी विडंबना है कि एक चुनी हुई विधानसभा है, 4 मेजर दल, राजनीतिक दल उसके सदस्य हैं, और एक फैसला नहीं हो पा रहा कि एक सरकार कैसी बनाई जाए। अभी के 1 महीना हो गया है मुफ्ती साहब के देहांत के बाद, और अभी तक पीडीपी और भाजपा दोनों ही अभी स्पष्ट नहीं कर पाए कि अभी की लगता था कि बनेगी सरकार। अभी भी उनका कॉम्बिनेशन मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन रहेगा, पर क्यों देर कर रहे हैं और हर इस देरी की वजह से उनको क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, लेकिन आप ये नहीं मानते कि देरी की वजह या मूल कारण खुद महबूबा मुफ्ती है जो तय नहीं कर पा रही है? और अगर वो तय नहीं कर पा रही तो उसके पीछे क्या है? क्या हुर्रियत प्रभाव है? क्या है मामला? नहीं, हुर्रियत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि महबूबा या पीडीपी क्या करेगी, क्योंकि हुर्रियत की अपनी एक राजनीतिक है और हुर्रियत के अंदर ही इतने घटक हैं कि उनकी अपनी एक राजनीति है। उनके बारे में ये है कि पीडीपी और हुर्रियत का एक मुख्य अंग जिसने कि अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है हुर्रियत से, जमाते इस्लामी, जिसका कि आर्म्ड विंग हिजबुल मुजाहिदीन था एक वक्त, बाद में उन्होंने कहा नहीं ये हमारे साथ नहीं है, वो एक अलग बात है। वो दोनों ही दक्षिण कश्मीर में दोनों का ही प्रभाव है। तो इसलिए पीडीपी की ये कोशिश रही है कि उनको बातचीत में लगाया जाए, किसी न किसी ढंग से हिजबुल मुजाहिदीन से बात की जाए, गिलानी साहब से बात की जाए, क्योंकि गिलानी साहब जमात में नहीं है पर वो जमात के एक स्तंभ रहे हुए हैं और उन्होंने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को खड़ा किया। ये अभी ये कोई कारण नहीं है कि तो फिर कारण क्या? महबूबा मुफ्ती का कारण क्या है? पहले तो लग रहा था निजी कारण है, वो था भी, ऐसा लगता था, क्योंकि वो अपने वाली साहब के साथ वही उनकी सक्सेसर मानी गई और काफी क्लोज रही और ये लग भी रहा था कि सही है। फिर आंतरिक कोई कलह हो ऐसा लगता नहीं, आंतरिक कोई फूट हो। एक मुख्य नेता उनके तारिक कर्रा साहब वो खिलाफ थे कि बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए, पर वो भी अलग थलग पड़ गए थे, ऐसा जिन लोगों ने वहाँ की हालात देखी है वो बताते हैं। तो इसलिए अब लगता है कि वो डावाडोल मतलब दुविधा में है। एक बहुत ही उनको समझ नहीं क्यों नहीं आ रही, जहाँ आ भी रही है तो क्यों कर रहे हैं कि एक ड्रामा सा लोगों की नजर में हो रहा है जिसका कि पर आपके अनुसार उनको ही उल्टा पड़ेगा। पर आपके अनुसार केंद्र सरकार, भाजपा लीडरशिप उनको समझाने में, वहां के राज्यपाल, ये तंत्र समझाने में, मनाने में समर्थ नहीं है? देखिए, राज्यपाल ने तो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं और लगता है कि उनकी कोशिश भी है कि किसी तरीके से सरकार बन जाए और ये जो मुख्य दल है, खासकर पीडीपी और बीजेपी, जो इस स्थिति में है कि एक स्टेबल सरकार दे सके, वो मान जाएं। ये ऐसा उनकी कोशिश स्पष्ट नहीं, ऐसा उनका सोचना स्पष्ट नजर आ रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। पर उनका वो साथ साथ स्थिति को बड़े ढंग से रहा, ऐसा लग रहा है कि उनके सब्र का इम्तिहान हो रहा है वोरा साहब के। नहीं तो उसमें फिर आपके अनुसार क्या दूसरा कोई रास्ता निकल सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या भाजपा, कुछ तोड़फोड़, ये कुछ कोई इधर कुछ वो मामला बन सकता है क्या? देखिए, ये तो भाजपा की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब हो गई है। वो उसकी मतलब सबसे ज्यादा इसमें विकट स्थिति भाजपा की हो गई है। वो किस तरह? वो उनके पास सदस्य तो हैं, पर उनका प्रभाव एक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है। घाटी से उनके पास कोई नेता नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में के जरूर उनको सपोर्ट है और सजाद लोन और उनके एक साथी, उनको मिला के भी वो सरकार नहीं बना सकते हैं। और अगर वो उस स्थिति में अपना नेता नहीं और कश्मीर के किसी नेता को जिसके कि 2 ही सदस्य हो उनको मुख्यमंत्री मानते हैं तो उनकी नहीं, पर और कोई पार्टी टूट नहीं सकती? बाकी 2 पार्टियों में से कुछ एमएलए नहीं टूट सकते? तोड़फोड़ तो मुश्किल। जम्मू कश्मीर का भी एंटी डिफेक्शन लॉ बड़ा मजबूत है और बड़ा आसान नहीं है कि कोई तोड़फोड़ नहीं। पर कई लोग ये माना जाता है कि पीडीपी के अंदर भी वरिष्ठ नेता और ज्यादातर उनके विधायक सरकार साझा चाहते, ये एक धारणा है, ये कितनी सही है? सरकार बनाना चाहते हैं बीजेपी के साथ? नहीं, वो तो एमएलए नहीं, वो जानते हैं कि
वर्तमान स्थिति में अगर कोई सरकार चल सकती है अपने जो मिनिमम एजेंडा जो उनका है उसके आधार पे, तो वो बीजेपी के साथ ही चल सकती है। हाँ। ये और बीजेपी भी जानती है, भी है और उसके आज की स्थिति में अभी की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनका ऐसा कभी कभी बात उठती है, और फरूक साहब भी एक दो बयान दे चुके हैं मोदी साहब की तारीफ में, पर ऐसा लगता है कि वो बड़ी एक मुश्किल स्थिति होगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला नहीं चाहेंगे कि वो भाजपा के साथ इस जुड़े दिखाई दें, जाए आखिर आगे के लिए उनकी दिक्कत होगी उनको। अभी की ये भी राजनीति है कि वो उनका जो अपना पॉलिटिकल पर आपके अनुसार कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी चुनाव के लिए तैयार है, चुनाव के जाने की हद तक तैयार है? नहीं, बातें करना शुरू कर दी हैं, चुनाव की बात कर दी, तैयारी है, और जो चाहते हो ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी दल जानते हैं कि चुनाव में क्या होगा ये कोई भी दावे से नहीं कह सकता। अब और हालत, हाँ, सबसे ज्यादा प्रभाव आज की तारीख में, कल क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, वो भाजपा पे पड़ेगा जी। और इसलिए भाजपा भी चुनाव में नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं चाहेगा, पर बातें जरूर शुरू हो गई हैं और कि चुनाव की तरफ स्थिति बढ़ रही है, पर ऐसा लगता नहीं है। लगता है कि जिस तरीके से गवर्नर जा रहे हैं राज्यपाल, वो काफी मैच्योरिटी से काम कर रहे हैं, और उनकी जो कोशिश है शायद कामयाब हो जाए। जी पुष्प जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।